गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएमएस कॉलेज। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो हमारा टॉपिक रहने वाला है ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड। जैसे कि और हमारे टॉपिक का जो नाम है, हमारी यूनिट जो चल रही है वो चल रही है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया कि हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है। साथ के साथ मैंने आपको ये बताया कि हमारी फसलें कितने प्रकार की होती हैं। साथ के साथ मैंने बताया कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। लास्ट लेक्चर में हमारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप जाके चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सब पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। मैंने साथ के साथ में आपको बताया कि ये हमारा गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ के साथ में मैंने आपको बताया कि हमारे पास में कौन कौन सी फसल होती हैं मौसम के अनुसार। जब मैंने रबी की फसल आपको बताई, मैंने आपको खरीफ की फसलें बताई कौन कौन सी होती हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी चीज़ें बता दी है। तो आज हमारा अब क्या चलेगा, अब हमारी कौन सी फसल के लिए हमें कब पानी देना चाहिए, उसको पूरी फसल के दौरान हमें कितना पानी उसको देना चाहिए, ठीक है, कितनी गहराई रखनी चाहिए, कैसे पानी आता है खेतों तक, हमारी कैसे अच्छे प्रकार से हमारी सिंचाई की जा सकती है। तो वो सब चीज़ें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सभी मुझे जानते होंगे, ठीक है। मैं एटीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ, ठीक है। मेरे पास में 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस पढ़ाते हुए। मैं जो एक्सपर्टीज़ हूँ वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ। और उसके बाद भी अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जो है आप जो है 7017905724 पर कॉल कर सकता है और मेरे से जानकारी ले सकता है किसी भी प्रकार की, चाहे आपकी गवर्नमेंट प्रिपरेशन हो। आप किसी भी तरह की क्वेरी आप मुझसे ले सकते हो, मैं आपकी हर तरह से तैयार रहता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो आज का टॉपिक है आपका ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड है, जो आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है, ठीक है। चलिए ये सब आपको पढ़ाया किसके जा रहा है, यूट्यूब का चैनल है पीसीएम सिविल जेई के नाम से आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एनिमेटेड करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। उस एनिमेटेड में मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट तरीका लाता हूँ ताकि आपके पास में मैं वो चीज़ नोट्स भी प्रोवाइड करा सकूँ और साथ के ही साथ में वो चीज़ें आपको किसी भी, ठीक है, चित्र की सहायता से या 3D की सहायता से मैं आपको जो हूँ ज़रूर वो किसी न किसी सहायता देता हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उठा सकें। शुरू करते हैं। हमारे कुछ टॉपिक होते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे पहला नंबर आपका आ जाता है सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। तो पहला आपका आता है पलेवा। क्या आता है? पलेवा। तो सभी लोग जानते होंगे कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी फसल को बोने से पहले जो हम क्या करते हैं उसमें खेत में पानी देते हैं, ठीक है। और उस पानी देने के बाद में क्या होता है, फिर आप उसमें क्या करते हैं, किसी भी यांत्रिक विधि द्वारा क्या करते हैं उसकी निड़ाई गुड़ाई करवाते हैं ताकि हम उसमें कुछ बो सकें। तो हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि हमारी फसल बोने से पहले जो हम पानी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पलेवा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि फसल बोने से पूर्व जो सिंचाई की जाती है उसे हम पलेवा कहते हैं। साथ के साथ में आपका जो है, मैंने कल आपको एक चीज़ और बताई थी कि ओवरलैप पीरियड। ओवरलैप पीरियड वो होता है कि जब खेत में हमारे रबी की फसल भी खड़ी हो और वहीं पर ही क्या है, खरीफ की फसल की बुआई चल रही हो, तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग पीरियड कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ओवरलैपिंग पीरियड 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है, या कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से बता दीजिए कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चित्र देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, खाली खेत होता है, कोई भी फसल बोने से पहले जो उसमें पानी दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम पलेवा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो ओवरलैपिंग पीरियड होता है, ओवरलैपिंग पीरियड की अगर हम, मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ओवरलैपिंग पीरियड की जो हमारे पास कुछ क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, कुछ कृषि वो होती है, खेती वो होती है, क्या बोलते हैं, फसल होती है, वो कौन कौन सी होती है, गन्ना होती है, सरसों होता है, गेहूँ होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए पूरी की पूरी मैंने आपको लगा दिया, ओवरलैपिंग पीरियड कौन सी होती है, कैसे होती है, वो सारे के सारा मैंने इसमें बढ़िया तरीके से आपको डायग्राम के हिसाब से सब कुछ बता रखा है। आप एक बार देखेंगे, विजिट करेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरकाल। देखिए कोरकाल क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया कि हमारा पलेवा क्या होता है कि फसल बोने से पहले,
फसल बोने से पहले हम जो खेतों में पानी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कोर, ठीक है, बोलते हैं। अब फसल बोने के बाद जो पहला पानी दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कोर काल बोलते हैं। फिर से ध्यान सुन लीजिए कि फसल बोने के बाद जो पहला पानी दिया जाता है फसल को उसको हम कोर काल बोलते हैं। जब किसी फसल को प्रथम सिंचाई की जाती है तो उसे कोर काल कहा जाता है। कोर काल में पौधे की लंबाई लगभग कितनी, 8 से 10 सेंटीमीटर। और ये वाला क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आया है कि जो कोर काल हम पानी प्रोवाइड करते हैं उस टाइम जो हमारे पौधे की लमसम हाइट होती है वो कितनी रखी जाती है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। दूसरी बात, ये कोर काल का टाइम क्या होता है, इसका एक टाइम होता है 2 से 4 सप्ताह के भीतर इसको कोर काल माना जाता है। 2 से 4 सप्ताह यानी कि दिन में अगर देखोगे तो 28 दिन, यानी कि मंथ में देखोगे तो लगभग 1 मंथ के आसपास में ये पानी देना होता है। कब, जब हम क्या करते हैं, बीज बो देते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मैं आपके लिए एक डायग्राम भी लेकर आया हूँ, बहुत प्यारा सा डायग्राम है, आप इसको देख लीजिएगा, समझ में आपकी पूरी चीज़ आती चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समग्र नहरी क्षेत्र, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस कमांडेड एरिया, ग्रॉस कमांडेड एरिया। ठीक है, समग्र नहरी क्षेत्र वो क्षेत्र या वो नहर जो अपने दोनों तरफ के क्षेत्रफल को क्या करती है, सिंचित करते हैं। फिर से ध्यान सुनो कि वो क्षेत्र, नहर का वह क्षेत्र दोनों साइड का, जो दोनों साइड के क्षेत्रफल को क्या करती है, वो सिंचित करती है, सिंचाई करती है, या उनको क्या करती है, उनको तैयार करती है। लेकिन ये जो डिपेंड होता है, ये किस रेखा पर डिपेंड होता है, तो इसको हम कहते हैं पन विभाजक, पन विभाजक रेखा पर ये कार्य करता है। तो याद रखना, क्वेश्चन भी आता है कि जब क्या होता है, जब नहर दोनों तरफ की कृषि, ठीक है, क्या करती है, दोनों तरफ की क्या करती है, सिंचाई करती है, ये इरिगेट करती है, तो वो किस रेखा पर काम करती है, तो आप ध्यान रखिएगा वो रेखा कौन सी होती है, पन विभाजक रेखा होती है भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, मैं डायग्राम भी आपको दिखा रहा हूँ, डायग्राम भी ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें सब कुछ एक बार आप विजिट करिएगा तो आपको पूरी की पूरी सब चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, अगला आपका आ जाता है कि नहरी, ठीक है, कृषक नहरी क्षेत्र यानी कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया। कल्चरेबल कमांडेड एरिया वो होता है कि जो नहर के सिर्फ एक तरफ के क्षेत्रफल को क्या करता है, सिंचित करता है, जो सिर्फ नहर के एक तरफ के क्षेत्रफल को क्या करता है, सिंचित करता है या इरिगेट करता है। दूसरी तरफ में इसलिए हम इरिगेट नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है कहाँ होती है, वहाँ आबादी वाला क्षेत्र होता है, वहाँ बस्ती होती है, या किस तरह का इंडस्ट्रियल एरिया होता है, या किस तरह का वहाँ हमारा क्या करता है, हम किसी तरह का कोई इम्पोर्टेंट लैंड होता है। ठीक है, तो उस तरह से नहीं होता है। तो क्या होता है, इस तरीके से हम अपना काम सिर्फ नहर के एक तरफ की खेती ही सिंचित कर पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कल्चरेबल कमांडेड एरिया या कृषि नहरी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ में मैंने आपको डायग्राम भी दिखा रखा है, डायग्राम देख लीजिएगा। देखिए, हर चीज़ के डायग्राम मैंने बहुत प्यार तरीके से लगा रखा है, बस एक बार आपको देखना है और बात समझते चले जाना है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट आपका आता है कि क्यूमेक डे क्या होता है, क्यूमेक डे। ठीक है, क्यूमेक डे, आप देखिए क्यूमेक डे, मैं बिल्कुल एकदम आसान सी भाषा में कहना चाहता हूँ कि घर में आपके टंकी लगी होती है, जितना भी एक टंकी में भरा हुआ पानी पूरे दिन में क्या खर्च होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, क्यूमेक डे कहते हैं। तो यह इसमें लिखा हुआ भी है कि एक क्यूमेक की जो वो यूनिट होती है वो होती है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूमेक मिश्रण में एक दिन में, ठीक है, एक दिन में एकत्रित हुआ पानी क्यूमेक कहलाता है। ठीक है, एकत्रित हुआ पानी, ठीक है, टंकी में आपने भर लिया सुबह ही तो वो एकत्रित हो गया, लेकिन आप पूरे दिन खर्च करेंगे तो वो क्या होगा, आपके पूरे दिन का क्यूमेक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर इसे हम प्यार से एक्सप्लेन करें तो वो हमारा हो जाएगा, एक दिन में, एक दिन होता है 24 घंटे होता है, 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरा होता है 86,400 मीटर क्यूब। अगर मैं इसको किस में, हेक्टेयर में, यानी कि कितने उस पानी ने कितने क्षेत्रफल को, यानी कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किया, तो मैंने उसको चेंज कर लिया, तो वो मेरा लगभग आता है 88.640 हेक्टेयर। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 हेक्टेयर मीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर की बात है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरिया की बात आ रही होगी, तो 100 × 100 तो बराबर 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर, एक बार देखिएगा तो समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका है जड़, ठीक है, जड़
क्षेत्र गहराई, जड़ क्षेत्र गहराई क्या होती है? रूट जोन डेप्थ, ठीक है, रूट जोन डेप्थ, जड़ की वह गहराई जहाँ तक किसी फसल की जड़ होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जड़ क्षेत्रफल, ठीक है, जी, जड़ क्षेत्र गहराई कहते हैं। यह अलग अलग फसल की अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। तो अब मैं कहूँगा कि भाई साहब गन्ने की अलग होगी जड़ की, ठीक है, गन्ने का जड़ अलग होगी, धान की अलग होती है, सबसे ज़्यादा धान की होती है गहराई में जड़। उसके बाद में गेहूं की अलग होती है, जौ की अलग होती है, बाजरे की अलग होती है, चने की अलग होती है। तो सबकी अलग अलग होती है। तो जितनी जिसकी गहराई होती चली जाएगी उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैंने इसमें डायग्राम भी दे रखा है, एक पौधा है तो लगभग इसका रूट जोन ये कुछ दिया हुआ है। 40% एक्स्ट्रा कहाँ होता है? लैंड के आसपास में ऊपर ही होता है। फिर 30% थोड़ा सा और नीचे फैल जाता है, 20% थोड़ा सा और नीचे चला जाता है और 10% थोड़ा सा और नीचे। तो टोटल आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करके तो 100% आपका क्या हो जाएगी? रूट हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई बढ़िया से एकदम, ठीक है। हमारा ड्यूटी डेल्टा 20 पीरियड, ठीक है, ये अभी तक मैंने आपको बताया कि पलेवा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कोर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्यूमिक बताया, ठीक है, ग्रोथ कमांडेड बताया, कल्चरेबल बताया। अब इसका जो अगले वाला टॉपिक हमारा आने वाला है, बहुत बेहतरीन टॉपिक आएगा, कैलकुलेट करके हम बताएंगे कि ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड क्या होता है। पहले तीनों की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और तीनों की डेफिनेशन को पढ़ के फिर उनको मैं एक फार्मूला ड्राइव करूंगा और उस फार्मूला को ड्राइव करके बताऊंगा। और वो फार्मूला किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 101% हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, जो कभी नहीं कटता है, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको यूजफुल होने वाली है, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को आज यहीं के लिए इतना लास्ट कर देते हैं। और लास्ट में एक छोटा सा प्यारी लाइन मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि मंदिर जाना है या कब्र जाना है। इसलिए ज़िंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जीते रहो और अपना ध्यान रखो और अच्छे से अपना जो है अपनी फैमिली का ध्यान रखो और यूँ ही कंटिन्यू पढ़ते रहो और लगातार चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन भाई रोज़ पढ़ो, मेहनत करो, जीवन में आपको बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।